Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing foreign trade policy of 2015-20, जो कि रिसेंटली आपकी अभी खत्म हुई है। और इसका जो मेन क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में वो यही बनेगा कि व्हाट आर द वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स विच हैव बीन टेकन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2015-20। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी बोल देते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो होता है आपका वो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही होता है। तो इसको एक्जिम पॉलिसी भी बोल देते हैं, एक्जिम पॉलिसी 2015-20। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन डिटेल। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2015 को अनाउंस हुई थी, जब आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जब वो आई थी। और इस पॉलिसी का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए उसको। एट द सेम टाइम इंपोर्ट जो है उसको भी हमने देखा कि इंपोर्ट भी हमारे लिए जरूरी है। जो नेसेसरी इंपोर्ट है उसको हमने प्रमोट करने की कोशिश की ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो मेन फोकस किया वो हमारा मेक इन इंडिया के ऊपर ज्यादा रहा। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में हम लोग प्रोड्यूस करें, बाहर की कंपनियां इंडिया में आए और फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो इस बात के ऊपर काफी जोर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उन हाउसेस के लिए जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसी यूनिट्स के लिए जो सिर्फ एक्सपोर्ट के काम में लगी हुई है। बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने जो पीछे जो पॉलिसी चल रही थी 2009 से लेकर के 14 वाली जो पॉलिसी हमने डिस्कस की थी उसी को ही बेसिकली कंटिन्यू किया है, बट कुछ जो स्कीम्स थी उनको कंबाइन करके उनको एक नया नाम दे दिया है और कुछ एक एरिया को ज्यादा बूस्ट किया है। और मेक इन इंडिया हो गया, ये सारी की सारी जो नई स्कीम्स को हमने कंबाइन कर दिया, उनको डिजिटल इंडिया के साथ और मेक इन इंडिया के साथ हमने अटैच कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए हैं सेक्टर्स को कि वो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो हम लोग इसके कुछ मेन प्रोविजंस अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द मेन प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 एंड 20। सबसे पहला जो मेन प्रोविजन है वो है स्कीम्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, गवर्नमेंट ने जो पहले जो स्कीम्स चल रही थी 2009 से लेकर के 14 वाली जो स्कीम्स चल रही थी उन्हीं को कंबाइन करके नई स्कीम्स का नाम दे दिया है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए अलग से स्कीम निकाली है और सर्विस के लिए अलग से स्कीम निकाली है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको ये 15-20 वाली पॉलिसी पढ़नी है तो आपको इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी 9-14 वाली वो पढ़नी बहुत जरूरी है। उसी में से ही कुछ चेंजेस किए गए हैं, नया कोई खास चेंज नहीं है। तो सबसे पहला एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गुड्स के लिए अलग से एक स्कीम बनाई है, दैट इज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सारी स्कीम्स को कंबाइन करके दो स्कीम्स के अंदर अपनी सारी की सारी प्रमोशन जो कर रही है एक्सपोर्ट का उसको दो स्कीम में डिफाइन कर दिया है। पहला है मर्चेंटाइज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, और दूसरी स्कीम है सर्विस से रिलेटेड। तो पहली स्कीम को हम MEIS बोलते हैं, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और दूसरी स्कीम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो सर्विस के लिए सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और गुड्स के लिए MEIS स्कीम। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन मकसद यही था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक मार्केट में ही बेचें, इस बात को बढ़ावा देना था। तो पहले जो आपकी स्कीम्स थी 2009 से लेकर 14 तक 5 जो स्कीम थी अलग अलग एरिया के अंदर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको हमने कंबाइन कर दिया उन स्कीम्स को। तो वो 5 एरिया में कौन कौन सी स्कीम थी, पहला आपका था विशेष कृषि उपज एवं ग्राम उद्योग योजना,
दूसरी आपकी स्कीम थी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम। थर्ड आपकी फोकस मार्केट स्कीम, फिर आपकी फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फिफ्थ आपकी मार्केट लिंक प्रोडक्ट स्कीम। तो ये 5 स्कीम जो 2009 से लेकर के 14 तक हमने जो लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इनको, इन पांचों को इस गवर्नमेंट नई जो पॉलिसी आई है 1520 वाली, इन पांचों को इसने कंबाइन कर दिया और इसका नाम रख दिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए पहले की जो स्कीम थी उसके अंदर अलग अलग आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलते थे कि जितने भी आपने ड्यूटी पे की है वो आपके क्रेडिट में चली जाती थी, आपके खाते में क्रेडिट हो जाती थी और बाद में आप इससे इंपोर्ट कर सकते थे। तो उसमें काफी कंडीशन लगाई हुई थी, बट इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर ट्रेड पॉलिसी के अंदर नई गवर्नमेंट ने ये जो MEIS स्कीम चालू की है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको कितना क्या करना है, कितने दिनों के अंदर उसको वापस करना है। तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। एनी ड्यूटी क्रेडिट जो भी आप कमाते हो, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, स्कीम के अंदर जो मार्केट्स हैं उनको स्पेसिफिकली 3 कैटेगरी में बांट दिया है। A, B और C 3 मार्केट बनाई है हमने। तो A के अंदर 30 कंट्रीज हैं, B कैटेगरी के अंदर 139 कंट्रीज को रखा है और C कैटेगरी में हमने 70 कंट्रीज को रखा है। अगर आप इन पर्टिकुलर मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर आपको 2 से लेकर के 5% तक आपको ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस ड्यूटी क्रेडिट को आप यूज कर सकते हो एज ए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए। तो ये जो MEIS स्कीम है इसमें आपको क्या है, अगर आप स्पेसिफिक मार्केट के अंदर अपना एक्सपोर्ट करते हो तो जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उसका 3 से लेकर के 5% तक, 2 से 5% सॉरी, 2 से लेकर 5% तक आपको जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उसका ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा। जितनी आपने ड्यूटी पे की है उसका आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। उसको आप यूज कर सकते हो किस काम के लिए, उसको आप यूज कर सकते हो कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। जो भी आप बाहर से इनपुट या आउटपुट करते हो, जो भी बाहर से जो भी आप इनपुट करते हो, बाहर से जो भी आप इंपोर्ट करते हो आइटम, रॉ मटेरियल या कोई भी मशीनरी इनपुट करते हो, तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी जो है आप ड्यूटी क्रेडिट से पे कर सकते हो। दूसरा, आप कोई भी अगर डोमेस्टिक आइटम खरीदते हो तो उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी आपने देनी है तो वो इस ड्यूटी क्रेडिट से आप ले सकते हो। और तीसरा, ये जो ड्यूटी क्रेडिट है ये ट्रांसफरेबल है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो आप दूसरे एक्सपोर्टर को भी इसको दे सकते हो। तो ये इस स्कीम की कुछ खास बातें थी। दूसरी जो स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की थी वो थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS। तो इसमें भी हम क्या करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो सर्विस को भी एक्सपोर्ट करता है काफी, तो इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको 3 से लेके 5% तक ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा और उस ड्यूटी क्रेडिट को आप सेम सेंस में वही जो आपकी कस्टम ड्यूटी है या एक्साइज ड्यूटी है आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले की जो स्कीम चल रही थी, पहले इंडिया ने एक स्कीम शुरू की थी सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, वो मैं पहले वाली पॉलिसी में करवा चुका हूँ। तो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम को इसने रिप्लेस कर लिया है। तो ये जो स्कीम है ये सारी की सारी सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, अगर कोई फॉरेन कंपनी भी इंडिया से सर्विस प्रोवाइड करवा रही है तो उसको भी हमने इस स्कीम का लाभ दिया है ताकि हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े सर्विसेज का। तो अगर आपको इस सर्विस का लाभ लेना है तो कंडीशन क्या है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअली आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो एटलीस्ट एक साल में आपको $10,000 की फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आनी चाहिए। अर्निंग जो आपकी है नेट अर्निंग वो $10,000 होनी चाहिए। और अगर आप कोई और पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए 10,000, और अगर आप कोई अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो $15,000 पर ईयर आपकी नेट अर्निंग होनी चाहिए अगर आपको इस स्कीम का फायदा लेना है। तो फायदा क्या मिलेगा आपको, 3 से लेके 5% तक आपको जितना भी आपने सर्विस का एक्सपोर्ट किया है उसका 3 से 5% तक जो है आप एक्सपोर्ट का 3 से 5% तक आपको एज ए ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा और उस ड्यूटी क्रेडिट को आप आगे यूज कर सकते हो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और किसी और को ट्रांसफर करने के लिए। तो मेनली इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 2 स्कीम है, MEIS और SEIS, ये हमने याद रखना है।
दूसरा, गवर्नमेंट ने स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस का एक कंसेप्ट चलाया है, कैटेगरी दी है उनको, स्टेटस कैटेगरी दी है, ताकि जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, जो बड़े हाउसेस हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा, वो काफी कंट्रीब्यूशन करते हैं एक्सपोर्ट करने में, तो उनको हमने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। पहले रुपीज में होता था, अब यूएस मिलियन डॉलर के अंदर है। अगर आप एक साल के अंदर 3 यूएस मिलियन डॉलर का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा मिलेगा। तो अगर आप 25 मिलियन तक का करते हो तो आपको 2 स्टार मिल जाएंगे, उससे ज्यादा आपको 3 स्टार का दर्जा मिल जाएगा अगर आप 100 मिलियन तक का करते हो, और अगर आप 500 मिलियन तक का करते हो तो आपको 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बोला जाएगा, और अगर आप 2000 मिलियन तक का करते हो तो आपको 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा मिलेगा। अब बात ये आता है कि इनको फायदा क्या होगा। जिसको जितना ज्यादा दर्जा मिलता है, जितना ज्यादा उसको स्टार मिलते हैं, उसको उतना ही जल्दी उनकी क्लियरेंस होगी, उतने ही कम उनको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी उनको, उनका माल जल्दी क्लियर होगा, उनका माल, उनकी जो बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन है वो जल्दी होंगी, उनको मतलब एक इज्जत मिलेगी ज्यादा। क्लियर है? तो ये भी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है, स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस को कैटेगरी देने की। अब आपके पास अगर 5 स्टार कैटेगरी है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगी। इसके बाद गवर्नमेंट ने टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एक स्कीम शुरू की है। तो जो भी टाउन, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर टाउन अगर कोई ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है किसी आइटम का, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन का नाम दे दिया है। तो उस पर्टिकुलर टाउन को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देती है, वहाँ बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी देती है गवर्नमेंट, वहाँ पे बैंक्स वगैरह, वहाँ पे बिजली की कोई समस्या नहीं होगी, इंटरनेट की कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे टाउन्स को हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल टाउन बोलते हैं कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर टाउन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसकी कंडीशन है कि अगर एक पर्टिकुलर टाउन से 750 करोड़, लगभग 750 करोड़ का अगर कारोबार हो रहा है, तो उसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बोला गया है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया गया है। तो इसमें हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए जो है वो सिर्फ 150 करोड़ की लिमिट है, और गवर्नमेंट ने फिलहाल जो है वो ऐसे 35 टाउन्स को रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के अंदर, उनको गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है। फिर बात आती है निर्यात बंधु स्कीम की। नई ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इसने एक नई स्कीम शुरू की है, निर्यात बंधु स्कीम, की जो नए एक्सपोर्टर हैं, न्यू एक्सपोर्टर, पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स, उनको पता नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, दैट इज कॉल्ड निर्यात बंधु स्कीम, ताकि उनको सिखाया जाए कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो इससे जो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया अपने प्रोडक्ट्स को, और जिनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बेसिकली ये नए एक्सपोर्टर के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी पूरी काउंसलिंग की जाती है, और जगह जगह पे उन्होंने क्लस्टर बना रखे हैं, एमएसएमई क्लस्टर जिसको हम बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लस्टर। जैसे करनाल में एमएसएमई का क्लस्टर है, तो वहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है। तो इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया है। जो आपके रोड्स हैं, अगर आप देखोगे तो उन सबको 4 लेन या 6 लेन कर दिया है, ताकि जल्दी सामान जो है वो ज्यादा जल्दी पहुंच सके। इसके अलावा जितने भी मेन रोड्स हैं उनको, बड़ी बड़ी पोर्ट्स जो हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, उनके साथ जोड़ा है रोड्स को, ताकि जल्दी माल आपका देश के बाहर जा सके। इसके अलावा हमने जो कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स हैं, उनको भी हमने बूस्ट किया है, ताकि उनके लिए भी हमने काफी कुछ किया है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो फैसिलिटी है वो स्टोरेज की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोर फैसिलिटी हो, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हमारे पास हो, तो हम बहुत जल्दी सामान बाहर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोकल जो रीजनल लेवल के ऊपर जो मदद चाहिए होती है, वो काफी मदद की है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने नए एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं,
गवर्नमेंट जो है वो रेलवे स्टेशंस को है उनको भी अच्छा कर रही है। तो ये सारे काम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने दो स्कीम जो है, पहले भी ये स्कीम चल रही थी 2009-14 वाली स्कीम में भी, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव क्या है कि गवर्नमेंट हेल्प करती है नई नई मार्केट्स को ढूंढने में। कैसे? गवर्नमेंट आपके लिए सर्वे करके देती है, गवर्नमेंट आपको बताती है कि आप बाहर एग्जीबिशन करने जाइए, एग्जीबिशन करने जाते हो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने ब्रांड को बाहर प्रमोट करो, आपके ब्रांड का नेम हो ताकि इंडिया का भी नाम हो। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि आप कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में जाइए, वहां देखिए कि क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। तो ये आपका सारे का सारा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम में आता है। फिर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है, गवर्नमेंट जो ऑलरेडी आपकी मार्केट डेवलप हो गई है, बाहर आप जो काम कर रहे हो उसको डेवलप करने के लिए ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाती है गवर्नमेंट। अगर आप देखोगे तो लेदर के लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, केशू के लिए अलग से है, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए अलग से है, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए अलग से काउंसिल बनी हुई है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी काउंसिल बनी हुई है, उनका यही काम है कि मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए फॉरेन के अंदर। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। उसके बाद आता है ईपीसीजी स्कीम, जो लास्ट टाइम भी हमने की थी, कि अगर आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या कोई मशीनरी मंगाना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको 0% ड्यूटी देनी पड़ेगी, कोई आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है आपने। तो इससे आपका, पर गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स बाहर से मंगाते हो तो उसका जितना भी आपने ड्यूटी सेव किया है उसका 6 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 6 ईयर्स। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। अगर आप बाहर से कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी, अगर आप कोई मशीनरी बाहर से मंगाते हो तो जितनी भी ड्यूटी आपने सेव की है, क्योंकि ड्यूटी तो आपको कोई देनी नहीं है, जितनी ड्यूटी आपने सेव की है उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 6 ईयर्स के अंदर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ऑलरेडी 2005 में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट आया था कि स्पेशल हमने एक जोन बनाए थे, उनके अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही काम होता था, उनको और फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंटरनेशनल लेवल का किया है। और जितनी भी जो पहले भी जो इनको एग्जेम्पशंस मिल रही थी कि इनको इनकम टैक्स नहीं देना, इनको एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी, इनको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी, वो सारी की सारी फैसिलिटी इनको मिलेगी। तो 2007 तक की बात, 17 तक की बात करें तो लगभग 357 सेज जो थे वो नोटिफाई कर दिए थे गवर्नमेंट ने, और इसमें से 221 सेज जो थे वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गए थे, काम कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, बट फिर भी काफी चैलेंजेस इनको आ रहे थे। तो यही हमने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी बेनिफिट हम लोग MEIS और SEIS स्कीम को दे रहे थे, जो मैंने अभी करवाई है आपको, वो सारे के सारे बेनिफिट हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी दे दिए, ताकि इससे जो यूनिट्स हैं, सेज के अंदर जो यूनिट काम कर रही है, उनको फायदा हो। तो MEIS के अंदर हमने यही कहा था कि जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसका 2 से 5% आपको ड्यूटी क्रेडिट सेव होगा, और उससे आप इनपुट मंगा सकते हो बाहर से, और आप ट्रांसफर भी कर सकते हो ड्यूटी क्रेडिट को। तो सेज को काफी मजबूत किया गया है इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि सेज जो है उसका मेन पर्पज यही है कि वो एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ उस जोन के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स ही लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो पिछली पॉलिसी के अंदर सेम जो चल रहा था वो इसी के अंदर चल रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसके अंदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है उसको एक्सपोर्ट करने का काम होता है। सॉफ्टवेयर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हुए हैं। तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वही सेम फैसिलिटीज इनमें भी मिल रही है आपको। आपको सेंट्रल सेल टैक्स है वो आपने पे किया है, वो आपको वापस हो जाएगा। आपने जो भी एक्साइज ड्यूटी देने की कोई आपको नीड नहीं है, एग्जेम्प्ट है आप एक्साइज ड्यूटी देने के लिए। कोई भी आपको सर्विस टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो रिफंड हो जाएगा। कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना इसके अंदर। इसके अलावा कोई आपको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
तो ये सारी चीजें आपको, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की आपको कोई नीड नहीं है। इनकी फास्ट क्लियरेंस होगी। जो भी आप अगर इन यूनिट्स के अंदर अगर आपने अपना यूनिट लगा रखा है तो आपकी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो क्लियरेंस होगा डॉक्यूमेंट्स का वो ज्यादा जल्दी होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस गवर्नमेंट ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की अगर बात करें तो उसके लिए जो पहले चल रहा था वही सेम फैसिलिटी अब भी चल रही है। मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट असिस्टेंस, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम जो है उनके लिए ज्यादा फंड दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप नई मार्केट को सर्च करो, कॉन्फ्रेंसिस में जाओ, सेमिनार में जाओ, प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है। इसके अलावा ट्रेड फेयर में जाने के लिए गवर्नमेंट काफी आपको मोटिवेट करती है। और अगर आप कोई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदते हो वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है कस्टम ड्यूटी से, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी आपको। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वही सेम एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन बनाए हैं और उसके लिए जो आपकी लिमिट थी उसको 750 करोड़ से कम करके 150 करोड़ कर दिया है कि अगर कोई पर्टिकुलर टाउन हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, हैंडलूम का काम कर रहा है कोई टाउन, तो उसको उस गवर्नमेंट ने सिर्फ 150 करोड़ अगर उनका कारोबार हो रहा है एक्सपोर्ट का तो उसको एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन बना दिया है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। ट्रेड को और इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड एक आपको चाहिए होता है, IEC कोड जिसको हम बोलते हैं, वो मैंडेटरी कर दिया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन के लिए। और ये आपको विद इन 2 डेज मिल जाता है। जब भी आप इसको अप्लाई करते हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, विद इन 2 वर्किंग डेज आपको ये कोड मिल जाएगा। अब जो भी आपको एक्सपोर्टर जो भी अपना जो एक्सपोर्ट उसने किया है उसके ऊपर जो भी उसको पैसा मिला है उसको फिजिकल फॉर्म में डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा बैंक अकाउंट से क्लियर हो जाएगा। DGFT को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो एक हमारा संस्था है वो पूरा कंट्रोल रखती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्टर को अब कोई भी फिजिकल फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। DGFT जो है उसके बैंक अकाउंट से ही डिटेल पता कर लेगी कि इसको कितना एक्सपोर्ट से इसको कितना पैसा मिला है। इसके अलावा 24/7 कस्टम क्लियरेंस चल रही है 18 सी पोर्ट्स के ऊपर, 18 बंदरगाहों के ऊपर और 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर 24 घंटे 7 दिन कस्टम क्लियरेंस चलती रहती है ताकि किसी को ज्यादा वेट ना करना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें तो हेल्प डेस्क बनाया गया है। DGFT की अगर वेबसाइट खोलोगे तो उसके ऊपर एक हेल्प डेस्क है, उससे एक्सपोर्टर्स जो है वो कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है उसके ऊपर पूरी उनकी मदद की जाएगी। नए एक्सपोर्टर के लिए काफी अच्छा है। दूसरा, आप DGFT को ईमेल भी कर सकते हो, dgftedi@nic.in। और एक आप DGFT जो है ना बेटा वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये एक पर्टिकुलर ऑफिस है जो पूरे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखता है। तो इनके इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप कोई भी असिस्टेंस ले सकते हो 24 आवर्स। इसके अलावा आपको जो है ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है कि आप डिजिटली अपने सिग्नेचर साइन करके डॉक्यूमेंट भेज सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कॉपीज भी चल जाएंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उसने एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल भी बनाया हुआ है और उसमें सारी की सारी उनकी इंफॉर्मेशन जो है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उनका एड्रेस, उनका कोड, वो सारे का सारा गवर्नमेंट ने एक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। और SMS सर्विस भी गवर्नमेंट ने शुरू की हुई है। तो जो भी जानकारी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कि आपका सामान कहाँ पहुंचा, कितनी पेमेंट रहती है, कितनी पेमेंट आ गई, वो सारी चीजें आपको SMS के थ्रू भी मिल जाएंगी। तो ये काफी अच्छा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके अलावा बहुत सारे जो फॉर्म थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको सिंप्लीफाई किया गया है और उनके अंदर जो भी अगर वो क्लैरिटी नहीं थी उसको क्लियर किया गया है, जो भी एम्बिग्यूटीज थी, जो भी उसके अंदर बात समझ में नहीं आ रही थी उनको रिमूव कर दिया गया है और फालतू की जो इन्फॉर्मेशन थी उनको भी रिमूव कर दिया गया है।
कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फॉर्म्स थे उनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके। अब अगर बात करें तो जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते थे एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए, वो बहुत कम कर दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को परेशानी ना हो। अब अगर बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या फैसिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने, तो वही जो पहले की पॉलिसी में चल रहा था उसी को ही ज्यादा मजबूत किया गया है। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाए गए थे पिछली पॉलिसी के अंदर, उन्हीं को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। बहुत सारे इंसेंटिव्स और कंसेशन गवर्नमेंट दे रही है इन जोन्स के अंदर, क्योंकि इससे आप एग्रीकल्चर की जो आइटम है उनको एक्सपोर्ट करते हो इन जोन्स के अंदर, तो काफी कंसेशन दी गई है। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी शुरू किया गया है। सिंगल विंडो का मतलब होता है कि आप एक जगह पे जाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर आपको हर तरह की समस्या का समाधान मिलेगा। आप अपनी किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, उस विंडो के ऊपर आप इसको क्लियर करवा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है। और जो आप आइटम्स, फ्रूट से रिलेटेड आइटम है, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, कॉफी, टी, ग्राउंड नट्स, इनके लिए स्पेशल मेजर्स उठाए गए हैं ताकि इनका एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए हम, क्योंकि इंडिया जो है वो इन चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और ये पेरिशेबल आइटम होती है, तो इनको ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो ये भी चाह रही है कि जो एग्रीकल्चर फार्म से लेकर के और बंदरगाह तक, जो एयरपोर्ट तक जो रास्ता है, वहां तक उस रास्ते को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट काफी दे रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फौरन से कोल्ड चेन है, रेफ्रिजरेटेड वैन है, जो भी आइटम जिससे कि आपकी जो पेरिशेबल आइटम है वो बची रहे, उसके ऊपर काफी ध्यान दिया है। और ट्रांसपोर्टेशन को भी मजबूत किया है, जो रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया है बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के साथ और बंदरगाहों के साथ। अगर आप देखोगे तो 4 लेन और 6 लेन आपको रोड मिलेंगे पूरे इंडिया के अंदर। तो इनका यही पर्पज होता है कि सामान जल्दी पहुंचे, कि एग्रीकल्चर फार्म से लेकर के और बंदरगाह तक या एयरपोर्ट तक जो आपका सामान है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए हैं। और गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी काफी प्रमोट किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफी एक बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है आजकल, कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें ज्यादा दवाइयां यूज नहीं की गई हैं। तो ऐसे आइटम्स को भी एक्सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए हैं कि उसकी जो मार्केट है वो डेवलप नेशन के अंदर बढ़े। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव और कंसेशन देती है, ताकि ये डेवलप नेशन के अंदर आपका एक्सपोर्ट हो सके। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या किया है इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की ज्वेलरी और इंडिया के जो जेम्स हैं उसके लिए इंडिया काफी फेमस है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर डायमंड का काफी काम होता है गुजरात में। तो जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो ज्वेलरी के लिए, अगर उसके लिए कोई आप इनपुट मंगाते हो, रॉ मटेरियल या कुछ भी, तो वो ड्यूटी फ्री है आपको। कंडीशन यही है कि आपने जो इनपुट लिया है उसको आप एक्सपोर्ट भी करोगे बाद में। तो जो भी आपने गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स हैं, कच्चे मोती हैं, रॉ डायमंड जो होते हैं, वो सारे के सारे आप ड्यूटी फ्री मंगवा सकते हो। दूसरा ये, इस गवर्नमेंट ने भी इस बात पे काफी एफर्ट लगाए हैं कि इंडिया को एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाए हम। किसके लिए? डायमंड के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो डायमंड की नक्काशी के लिए और डायमंड की, अच्छे डायमंड के लिए इंडिया काफी मशहूर है। यहाँ पे काफी काम होता है डायमंड का। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्यों ना इसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाया जाए, उसके लिए भी काफी काम किया है। और जब भी आप कोई पार्टिसिपेशन करने जाते हो बाहर एग्जीबिशन के अंदर, तो उसकी जो पर्सनली आप जो कैरी करके ले जा सकते हो एग्जीबिशन के लिए, उसकी वैल्यू लिमिट को भी बढ़ाया गया है, ताकि आप लोग ज्यादा सामान लेके जा सको फॉरेन के अंदर। और अगर आपने कोई फॉरेन के अंदर कोई ज्वेलरी पार्सल भेजना है तो उसको आप 20 kg तक जो है वो किसी भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हो आप। इसको भी इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा अगर आप कोई सैंपल ज्वेलरी मंगाते हो, कमर्शियल सैंपल मंगवाते हो ज्वेलरी का, या सैंपल भेजते हो, तो उस को भी लिबरलाइज किया गया है। भी आप ज्यादा
सैंपल मंगवा सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कमर्शियल सैंपल चाहिए ज्वेलरी का तो वो भी लिबरलाइज किया गया है, उसको भी थोड़ा सा बहुत ही उसको लिबरलाइज का मतलब होता है कि उस पे जो कानून थे उसको थोड़ा सा ढीला किया गया है। तो ये सब काम गवर्नमेंट ने किए हैं जम जो ज्वेलरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट हो डायमंड का और जम जन ज्वेलरी का। कुछ और अगर लास्ट प्रोविजंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोविजन भी किए हैं। एक तो गवर्नमेंट ने ब्रांड इंडिया जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए काफी काम किया है, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड भारत में बढ़े, फॉरेन मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े इंडियन के आइटम्स की। तो उसके लिए हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, ब्रांड इंडिया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर बिके, तो उसके लिए काफी इंडिया की गवर्नमेंट काम कर रही है। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो इंडिया जितनी भी सर्विसेज या जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसका ग्लोबल एग्जीबिशन हो और एनुअली इसको अरेंज किया जाए, ताकि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर के अंदर वो शो हो। यहाँ सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग कि इंडिया जो सर्विसेज दे रहा है उसके लिए भी एग्जीबिशन लगे, हर साल एग्जीबिशन लगे ग्लोबल लेवल के ऊपर, और पता लगे लोगों को कि हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी आपकी एक्सपोर्ट जितना भी आपने किया है उसका जितना पैसा आया है उसकी रिपोर्ट आप डीजीएफटी को भेजो। तो अब एक्सपोर्टर को कोई भी भेजने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना पैसा एक्सपोर्ट से प्राप्त किया है, वो सारे का सारा आपके एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट से डीजीएफटी के पास चला जाएगा। तो ये भी एक मैंडेटरी कर दिया गया है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एक्सपोर्टर की टेंशन भी कम होगी। इसके अलावा जो कमर्शियल सैंपल आप बाहर से मंगवाते हो ज्वेलरी आइटम के लिए उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, ये भी लिमिट बढ़ा दी गई है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और देखिए एमएसएमई इंटरप्राइजेस जो हैं वो जो छोटे लेवल की जो इंटरप्राइजेस होती हैं उनको भी इंटरेस्ट कंसेशन दी गई है। अगर वो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट कंसेशन भी मिलती है और उनको ज्यादा क्रेडिट भी दिए गए हैं, ताकि अगर वो 1 अप्रैल 2015 से ये स्कीम स्टार्ट की गई है कि अगर जो एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्राइस इंटरप्राइजेस जो है वो ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको इंटरेस्ट कंसेशन मिलेगी लोन वगैरह के ऊपर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। तो ये सारी स्कीम्स 2015-20 के अंदर लागू की गई हैं। तो अगर आप इन स्कीम्स को पुरानी स्कीम के साथ कंपेयर करके देखो तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को क्लब किया है और गवर्नमेंट ने कुछ जैसे मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आई है, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कंसेप्ट लेके आई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन को गवर्नमेंट ने कम किया है और बाकी जो स्कीम्स चल रही थी ऑलमोस्ट उन्हीं स्कीम्स को गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है। और ज्यादा जोर इसी बात पे है कि एक्सपोर्ट आइटम्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे को ज्यादा फॉरेन करेंसी मिले और इंडिया की फॉरेन के अंदर प्रोडक्ट्स की डिमांड हो। तो ये कुछ मेन प्रोविजंस थे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी।